हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों उतने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें बेटा, और कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या दिक्कत रही, क्या हमें करना चाहिए, क्या सुधारना चाहिए। इसी से तो हम आगे बढ़ सकेंगे, आपके सुझावों से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, आपको कोई डाउट होता है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि आपको ये डाउट है, उसका आंसर आपको चाहिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। समय समय पे जो परिवर्तन हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, या जो भी आपका हम यहाँ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो और आपको जो एनहांसिव स्टडी है उसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वही अच्छी चल रही है। ठीक है, वही अच्छी चल रही है। चौथी बात, अगर आप उस पर पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कोड मिल जाएगा। वो कोड मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, 10% का वहाँ से कोड उठाइए और वहाँ जाकर चेप दीजिए। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है डिजिट्स, प्रतीक दलाल ऐसे करके नाम लिखा हुआ है, उसको उठाइए और चेप दीजिए वहाँ, और 10% का पूरा फायदा उठा लीजिए। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आज प्रोवाइड करवाई हैं। आज मैंने आपको बोरिंग वीडियो कोई भी नहीं प्रोवाइड करवाई, काफ़ी दिनों से जो चल रही थी उनसे हटके कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो अब हमारा जो होगा दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। सबसे मेन 4 से 5 क्वेश्चन इसी में रहते हैं, और हर पेपर की जान है ये। क्या है? हर पेपर की जान है ये। जान है तो जहान है। ठीक है, हर पेपर की जान कौन सी है? कॉम्प्रीहेंशन हर पेपर की जान है। ठीक है, अब ये कॉम्प्रीहेंशन देखो, आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, अब भी पढ़ाया जाता, तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, इसको इतना पढ़ने के बाद भी बच्चे ये नहीं जानते कि इसको अटेंड कैसे करना है। क्या करना है? अटेंड कैसे करना है। तो एक कुछ रूल्स आप लिख लीजिए। पहला रूल होगा, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस। आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप होगा कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, पहले तो देख लो कि पेपर में पूरे पेज हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ गायब तो नहीं है। पहले तो आपको ये करना होता है। दूसरा नंबर पे आप क्या करेंगे? सीधा उठाओ इंग्लिश वाला पोर्शन। जब आप मान लो आपको मैथ अच्छी आती है तो पहले मैथ वैथ कर लो, जो भी है। मैं तो मेरे इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें जैसे ही आप आते हैं, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दे रखा है उसके क्वेश्चंस को उठा लीजिए। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को उठाइए, उसको पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, दूसरे में ये, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? पैसेज पढ़ना है। क्या करना है? सेकंड स्टेप में पैसेज पढ़ना है। और सेकंड स्टेप में जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे, इसी स्टेप में सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये सेकंड का फर्स्ट, ये सेकंड का थर्ड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं अंडरलाइन द मेन सेंटेंसेस विद पेंसिल। आपको क्या करना है? जैसे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े उसके बाद आपने पैसेज उठाया। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? जो भी आपके मतलब मेन सेंटेंसेस हैं, जो भी वहां पर मेन जिसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में क्या बात चल रही है, क्या मेन है, क्या पैसेज में कहा गया है, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। अपने क्वेश्चन से उसको मैच करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? मैच करते जाएंगे। देन थर्ड स्टेप होगा आपका, सबसे हार्ड स्टेप है, देन फिनिश राइटिंग दी आंसर्स। और सबसे आसान भी है। क्यों? अगर आपको पैसे समझ में आएगा तभी आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे, नहीं तो ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन रीड आउट किए, फिर पैसेज रीड आउट किया, आपको क्वेश्चन के आंसर वहीं पर मिलते जाएंगे, उसको अंडरलाइन करते जाइए मेन वर्ड्स को, और जैसे आपको मिल जाते हैं फिर जल्दी जल्दी मल्टीपल चॉइस पे टिक कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले पैसेज को रीड आउट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके लिए फिर पैसेज को करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज को करेंगे। उससे क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। मेरा तो कुछ नहीं जाना। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने तो आपको अपनी ट्रिक बताई है। ठीक है, जो सीबीएसई टॉपर्स होते हैं वो भी ऐसी ट्रिक्स को अपनाते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उस पे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे जाते हैं। ठीक है, तो अब से आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को छोड़कर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे जाएंगे। आगे समझ में? आगे समझ में तो लाइक कर दो, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन की जान है। क्या है? ये कॉम्प्रिहेंशन की जान है, और इसमें ट्रिक की काम करती है। इसमें क्या करती है? ट्रिक काम करती है। देखिए, यू हैव 2 ब्रीफ पैसेजेस। हमारे पास 2 दे रखे हैं, लेकिन मैंने शायद 3 दे रखे होंगे। विद 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग। देख लीजिए, ये इन पे मत जाइए, आप डिजिट्स पे मत जाइए। विद 5 following each passage, read the passages carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. अच्छा,
आगे बढ़ने से पहले कुछ और ट्रिक्स बताता हूं कमाल की। देखिए, एक तो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें तो आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे ऑप्शनल में, ठीक है। एक होता है हिडन मैसेज। कौन सा क्वेश्चन होता है? हिडन मैसेज। अब ये हिडन मैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें कहां मिलेगा, इसका आंसर हमें कहां मिलता है? देखिए मैं बताता हूं। सपोज पैसेज 10 लाइन का है, ये 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। शुरू की 2 लाइनें, मिडल की 2 लाइनें और अंतिम 2 लाइनें, सिर्फ यही महत्वपूर्ण होती है, बाकी ये लाइनें महत्वपूर्ण नहीं होती। आपका जो मैसेज होता है या तो वो आपको फर्स्ट 2 लाइंस में मिल जाएगा, या आपको लास्ट की 2-3 लाइंस में मिल जाएगा, या वो मिडल में कहीं 2-3 लाइनों में मिल जाएगा। तो आपको मैसेज के लिए कहां लुकआउट करना होता है? सबसे पहले अंतिम लुकआउट करो। सबसे पहले कहां लुकआउट करो? सबसे पहले अंत उस पर लुकआउट करो, फिर आप जाओ फर्स्ट उस पर, फिर आओ मिडल पे। आपको 100% वो लास्ट में मिल जाएगा मैसेज। बाय चांस नहीं मिलता तो फर्स्ट पे 100% मिलेगा गारंटी के साथ। अगर वहां दोनों नहीं मिलता तो मैसेज कहीं ना कहीं मिडल में ही छुपा होता है, ठीक है। पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पहली 2 लाइनों में आपको मैसेज मिल जाएगा, या लास्ट की 2-3 लाइनों में मिल जाएगा, या मिडल की 2-3 लाइनों में मिल जाएगा। मैंने तो जस्ट 10 लाइनें दी है, वहां तो कम से कम अच्छी लाइनें आती हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये होते हैं हिडन मैसेज वाले आंसर्स। कौन से होते हैं? हिडन मैसेज वाले। जो आपके हिडन होते हैं, आंसर्स डायरेक्टली नहीं दिया गया होता, उसको आपको छाट के लिखना होता है कि उसमें क्या मीनिंग ऐसा निकल के आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने पैसेज क्वेश्चंस पढ़े, आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ते पढ़ते जो आपने मेन चीजें अंडरलाइन करी है ना, वहां से आपका मैसेज भी निकल के आ जाता है। सपोज करो कोई ऐसा दे रखा है कि भाई फुलिश राजू था, वो बहुत ऐसा था, फिर वो मार्केट गया, उसको साथ धोखा हुआ, फिर उसको ऐसा हुआ कि भाई मैं मेहनत करूंगा, उसने मेहनत कर दी। तो अभी आपको सीधा पता है कि किसकी किसकी बात चल रही है। फुलिश राजू की तो बात चल नहीं रही। फुलिश राजू तो वहां मेन कैरेक्टर है, लेकिन स्टोरी किसके ऊपर बेस है? हार्ड वर्क के ऊपर। किसके ऊपर बेस है? हार्ड वर्क के ऊपर। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, किसकी कहानियां? पंचतंत्र की कहानियां बाय विष्णु शर्मा। ये बहुत अच्छा आपका जीके का सवाल बनता है। पंचतंत्र की किताब किसने लिखी है? दैट इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। दैट इज रिटन बाय विष्णु शर्मा, ठीक है। आगे आपको समझ में कॉम्प्रिहेंशन का आ गया समझ में? बढ़े आगे, चलिए। आपका पहला कॉम्प्रिहेंशन ये है, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। चलिए, अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। मैं पहले पढ़ूंगा बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। हम 2-3 लेक्चर अगर इसके लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमारे अगर 2-1 लेक्चर भी इसमें हो जाते हैं ना, तो इसमें ज्यादा हमें पुश आउट करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लेना इसके घर पे, ठीक है। A knowledge of grammar is essential for good speaking and writing। अब यहां बात किसकी चल रही है? सीधी सीधी बात किसकी चल रही है? नॉलेज ऑफ ग्रामर की, ठीक है। तो किसकी इंपॉर्टेंस दर्शाई जा रही है? ग्रामर की। यहां से जस्टिफाई नहीं करना कि वाकई में यही है क्या। आगे बढ़ते हैं। A knowledge of grammar is essential for good speaking and writing by which one's mind is judged। सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छी ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप क्या कर पाएंगे? अच्छा स्पीक कर पाएंगे, बोल पाएंगे, और अच्छा ही लिख पाएंगे। और इसी से आपको क्या किया जाता है? आपके माइंड को, आपके दिमाग को जज किया जाता है कि आपके दिमाग की गणना कैसी है। आपका दिमाग पॉजिटिव साइड में ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है? आप क्या हो? अपॉर्चुनिस्ट हो? नहीं हो? क्या हो? ठीक है। आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट? एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग बाय विच वंस माइंड इज जज। स्टडिंग ग्रामर मीन्स हार्ड वर्क। अगर आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हो, इसका मतलब है आप बहुत कठिन कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बहुत कठिन कार्य कर रहे हो। इट मस्ट बी लर्नड एज अ होल। अब सीधी सी बात है, अगर मैं ग्रामर को मतलब एक पार्ट याद किया, दूसरा पार्ट छोड़ दिया, तो हम बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामर का मेन चीज क्या है? सेंटेंसेस। ग्रामर की मेन चीज क्या है? सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस किस पे बेस होते हैं? वो सारे ही बने होते हैं किस पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। सपोज यू हैव अ नॉलेज ऑफ नाउन बट यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ वर्ब, हाउ विल यू मैनेज इट? जेन्युइन सी बात है ना। इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ वर्ब, यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, हाउ विल यू मैनेज? यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। वो चीज यही बताई गई है। क्या कहता है? अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इट मीन्स अ हार्ड वर्क। इट मस्ट बी लर्नड एज अ होल। आपको पूरा पढ़ना चाहिए विद नो पार्ट ओमिटेड। आपको कोई भी पार्ट उसका ओमिट नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी पार्ट ग्रामर का छोड़ना नहीं चाहिए। एंड इट डिमांड्स मच थॉट एंड पेशेंस। सीधी सी बात है, आप इंग्लिश की ग्रामर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? आप इंग्लिश की ग्रामर यानी इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, आपको क्या चाहिए? थॉट। यानी आपका जो माइंड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल गाइडेड होना चाहिए, जैसे गाइडेड मिसाइल की तरह। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस रोड पे रुकना है, किस रोड पर आगे बढ़ना है। बट वंस एक्वायर्ड, लेकिन अगर आपने एक बार ग्रामर की नॉलेज ले ली, इट कैन गिव अ लाइफ टाइम प्लेजर एंड प्रॉफिट। वो आपको क्या देगी? पूरी जिंदगी क्या देगी? प्लेजर देगी, आपको प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट इसलिए देगी क्योंकि यू कैन
बी एबल टू स्टैंड इन एनी सोसाइटी। आपको एक बात बता देता हूं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है, इसमें हमें कोई किसी 1% की भी शंका नहीं है। किसी को है तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां एक और चीज आती है कि अगर आप किसी बड़ी सोसाइटी में खड़े हैं तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट बड़ी सोसाइटी, यानी आपको उस बड़ी सोसाइटी की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज अगर वहां पर 100 लोग हैं और 100 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, यू कैन नॉट टॉक देम विद इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, सीधी सी बात है ना। तो अगर आपको उस सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है तो आपको उनकी लैंग्वेज से वेलवर्स होना ही पड़ेगा, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप आज देखते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, क्या है, इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश से आपको, आई रिस्पेक्ट हिंदी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई रिस्पेक्ट हिंदी, मैं हिंदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये मेरी मातृ टंग है, ये मेरी, मैं जो बोलता हूँ वो हिंदी में ही बोलता हूँ, मैक्सिमम टाइम हिंदी में ही बोलता हूँ, ठीक है। बट ये भी ट्रुथ है, ये कड़वा सत्य है कि इंग्लिश आज हमारे घरों तक वार कर चुकी है, और चूंकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इसलिए हर चीज़ इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए क्या कहता है, बट वंस एक्वायर्ड इट कैन गिव्स अ लाइफ टाइम प्लेजर एंड प्रॉफिट, इट स्टडी रिक्वायर्स नो फिजिकल हार्डशिप, आपको किसी भी फिजिकल हार्डशिप से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। नो स्पेशल रूम, आपको किसी स्पेशल रूम यानी कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, और या अलग से खर्चा यानी एक्सपेंसेस करने की आवश्यकता नहीं है। इफ पीपल स्पेंड ओनली देयर लीजर टाइम स्टडिंग ग्रामर दे कुड मास्टर इट इन 1 ईयर। देखो कितनी अच्छी बात की गई है। अगर आप अपना सिर्फ लीजर टाइम क्या होता है, फ्री टाइम या हॉबी टाइम, या हम बोल सकते हैं कि भाई जिस टाइम पे आप फ्री हैं, आप कुछ नहीं और कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप इस पर फोकस करेंगे तो आप सिर्फ मात्र 1 साल में उस लैंग्वेज को क्या हो जाएंगे, आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे इंग्लिश की ग्रामर से। यानी आप कितने टाइम में, 1 साल में आप ग्रामर से वेल वर्स्ड हो गए, ठीक है। द ऑथर लर्नड इट इन लेस देन अ ईयर, ऑथर जो हैं जिसके बारे में बात चल रही है उन्होंने ये 1 साल से कम समय में सीख लिया था। एज अ प्राइवेट सोल्जर, वो क्या थे, प्राइवेट सोल्जर थे, अर्निंग 6 पेंस अ डे, वो कितना कमाते थे, 6 पेंस कमाते थे एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में कितना पैसा कमाते थे, 6 पेंस। ही सैट ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पर बैठे, एंड स्टडीड, और वो पढ़ने लगे। अनेबल टू अफोर्ड कैंडल और ऑयल, अब उनके पास 6 पेंस कमाते थे तो वो कैंडल नहीं अफोर्ड कर सकते थे या तेल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ही रीड इन विंटर बाय फायर लाइट, वो क्या करते थे, फायर लाइट होती थी, फायर लाइट कौन सी होती है, लकड़ी गिर दी, आग लगा दी, वो वाला। When it was his turn, जब उसकी टर्न आती थी, देखिए ये भी कब, देखो कमाल की बात, मतलब मैं तो आपको लाइटली बता रहा था, एक चीज और आई, when it was his turn, यानी फायर लाइट की भी टर्न होती थी कि भाई आज ये जलाएंगे, फिर अगले दिन वो जलाएंगे, अगले दिन वो जलाएंगे, अगले दिन ये जलाएंगे। अब यहां पर भी टर्न की बात चल रही है, ठीक है। इफ ही कुड मैनेज इट दस एंड विद नो आउटसाइड एनकरेजमेंट देन एनी यूथ हाउएवर पुअर और बिजी कुड डू द सेम। ये क्या कहता है, अगर ये इतनी टिपिकल कंडीशन में, ये इतनी टिपिकल कंडीशन में अगर ग्रामर को सीख सकते हैं, अगर इतना कम होने के बाद, सारी फैसिलिटी ना मिलने के बाद, ऑलरेडी यू आर गेटिंग सो मेनी फैसिलिटीज इडियट्स, यू आर गेटिंग सो मेनी फैसिलिटीज, है ना, आपको घर बैठे काफी सारी सुविधाएं मिल रही है। व्हाई आर यू नॉट एबल टू क्रैक द एफकेट एग्जाम? यू विल बी एबल टू क्रैक द एफकेट एग्जाम दिस टाइम। आप अपने एफकेट एग्जाम को इस बार क्लियर जरूर करेंगे, ये मेरा श्योर है, आपको श्योर देता हूं मैं आपको, ठीक है, मेरा आपके साथ आशीर्वाद है, ठीक है। अनेबल टू अफोर्ड कैंडल और ऑयल ही रीड इन विंटर बाय फायरलाइट, देखिए आप वो कितनी डिफिकल्टीज के साथ वो पढ़ रहे हैं, तो यही वही बात कह रहा है। इफ ही कुड मैनेज इट दस एंड विद नो आउटसाइड एनकरेजमेंट देन एनी यूथ हाउएवर पुअर और बिजी कुड डू द सेम। और चाहे अब ये अगर इतना मेहनत करने के बाद, मतलब इतनी मेहनत कर सकते हैं इतनी कुछ कठिनाइयों के बाद, तो भाई कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत बिजी आदमी हो अपनी लाइफ में से, देखो कोई भी बिजी नहीं होता। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बिजी हम अपने आप को जानबूझ के करते हैं, बिजी हम अपने आप को जानबूझ के करते हैं, हम अकेले से डरते हैं, अकेलापन से डरते हैं, बिजी हम अपने आप को जानबूझ के करते हैं। तो ये वही बात कह रहा है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो बिजी हो, तो क्यों नहीं कर सकता, ग्रामर कोई भी कर सकता है, सिर्फ उसे देने की क्या जरूरत है, अपना लीजर टाइम। वेयर इज लीजर टाइम, दिस इज लीजर टाइम, दिस इज लीजर टाइम। ये आपका पैराग्राफ था। तो आपको क्या समझ में आया, बात चल रही थी ग्रामर की, फिर आई बात स्टोरी के ऊपर जो कि एक प्राइवेट सोल्जर के ऊपर थी, ठीक है, और किस तरह उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, प्लस उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए क्या सीखी, ग्रामर सीखी, और ग्रामर सीखने के बाद उन्होंने अपने ऊपर ग्रामर को अप्लाई किया। तो अब मैसेज क्या दिया गया कि भैया सीधी सी बात है, अगर वो इतनी कठिनाइयों के बाद ग्रामर को सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते, यू कैन ऑल्सो लर्न इट ईजिली, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलें हम लोग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। सीधी सी बात है, राइटर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो एक टीचर थे, क्या वो एक टीचर थे, क्या वो एक सोल्जर थे, या क्या वो एक आर्टिस्ट थे, या क्या वो एक क्लर्क थे। देखो मैंने यहाँ जितना टाइम पैसेज को पढ़ने में और आपको समझाने में लगाया, उस हिसाब से हमें आंसर तुरंत मिल जाएंगे बिना
पलटे हुए। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो उस समय पे आपके सिर पर क्या मंडराती है? टेंशंस, लॉट ऑफ टेंशंस। क्या मंडराता है आपके सिर पर? टेंशंस। और अपना क्या खो देते हो? आपा खो देते हो। क्या खो देते हो? आपा। तो हम गलती में, जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं? गलत। हमें आंसर पता होता है लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज चलते हैं, हमें आंसर परफेक्टली नहीं गेन नहीं कर पाते। तो अब देखिए, यहां तक तो भैया सारा ग्रामर का चल रहा था। अब वो कह रहा है सोल्जर का वो बताओ। तो यहां पर देखो, मतलब उस आदमी का वो प्रोफेशन बताओ। तो एज अ प्राइवेट सोल्जर, यानी वो क्या थे? एक प्राइवेट सोल्जर थे। यानी सोल्जर क्या है? ये हो गया आंसर सही? हो गया सही आंसर? क्या यही है आंसर इसका? एक्सप्लेनेशन एज स्टेटेड इन द 6th लाइन ऑफ द पैसेज दैट द प्राइवेट सोल्जर अर्न 6 पेंस अ डे। हाँ, सीधी सी बात होगी, वही हो गया ना कि प्राइवेट सोल्जर थे और वो कितना पैसा कमाते थे? 6 पेंस। ये क्या आएगा यहाँ पर? 6 पेंस आएगा बेटा। क्या आएगा यहाँ पर? 6 पेंस आएगा। क्या आएगा? 6 पेंस अ डे। क्या आएगा यहाँ पर? 6 पेंस अ डे। ठीक है। अब देखिए, हाउ लॉन्ग विड इट टेक टू गेन अ मास्टरी ओवर ग्रामर। अब ये कहता है कि भैया ग्रामर पे अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको कितना समय लगेगा। तो एक तो लास्ट में बात की गई थी कि भाई 1 साल से पहले पहले उन्होंने ग्रामर पे हासिल कर ली थी पकड़ अपनी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शंस क्या है देखते हैं हम लोग। 1 साल का समय, या 6 मंथ्स का, या 2 ईयर्स का, या 10 मंथ्स का। अब देखते हैं इसके आंसर को भी हम लोग फील करते हैं। क्या है इसका आंसर? With no part omitted, and it demands much thought and patience, but once acquired it can give a lifetime. Its study require no physical hardship, no, especially if people spend only their leisure time studying grammar, they could master it in 1 year. देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर? ऑलरेडी कर रखा है कि 1 साल में वो उसके ऊपर क्या हासिल कर सकते हैं? मास्टरी हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो गया? 1 ईयर। यानी जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका वो हो गया। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, अब हमें आंसर मिल ही रहे हैं। तो हाउ डज द वर्ल्ड जज अ मैन्स माइंड। आपका जो संसार है, क्या है? आपका जो संसार है वो किसी इंसान के जो मस्तिष्क है उसकी गणना कैसे करता है? उसकी गणना कैसे करता है? वो उसके बारे में कैसे पता लगाता है? उसके कपड़ों के द्वारा, उसके कपड़ों के द्वारा, या जो जैसा वो बिहेव करता है उसके द्वारा, या बाय हिज अपीयरेंस, या उसके अपीयरेंस यानी लुक के द्वारा, या बाय हिज स्पीच एंड राइटिंग, या उसकी स्पीच या राइटिंग के द्वारा। देखो, क्या हमने इसके ऊपर बात करी थी? क्या हमने इसके ऊपर? बिल्कुल करी थी। देखिए स्टडी, देखिए आप पहले ही जाएंगे तो अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग बाय विच वंस माइंड इज जज्ड। पहली ही लाइन में आपको आंसर मिल गया कि कैसे अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपके माइंड की गणना अच्छे लोगों में की जाएगी, है ना? यही है क्या? यही है क्या? यही ऑप्शन था क्या वहां? बिल्कुल था। बाय हिज स्पीच एंड राइटिंग इज द राइट आंसर। बाय हिज स्पीच एंड राइटिंग इज द राइट आंसर। ऐसा ही आता है, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऐसा ही आता है। एक तो एयरफोर्स में ऐसा आएगा और एक एफकैट में ऐसा आएगा। और रही बात सीडीएस एनडीए की, कुछ नहीं होता, लेंथ बढ़ा दी जाती है। क्या बढ़ा दी जाती है? लेंथ। और सीडीएस में तो 4-4 पैसे ज्यादा जाते हैं। कितने पैसे जाते हैं? 4-4 पैसे जाते हैं। बस यही फर्क होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई शुड वी लर्न ग्रामर। हमें ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए? वाई शुड वी लर्न ग्रामर? ताकि हम स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकें ढंग से, या टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, या हम राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकें, या टू हैव अ मास्टरी ओवर लैंग्वेज, या किसी लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल कर सकें, या टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, या हम ये दोनों चीजें कर सकें। क्या कर सकें? देखिए आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आपको इसका आंसर मिल गया होगा, देखिए ध्यान से। क्या है इसका आंसर? एक नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल। क्यों इसकी जरूरी होती है? ताकि आप क्या कर सकें? अच्छी राइटिंग और अच्छी स्पीकिंग। क्या कर सकें? अच्छी राइटिंग और अच्छी स्पीकिंग। और क्या ये दोनों चीजें दे रखी हैं? बिल्कुल ये दे रखी हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। लेकिन ये तो दोनों अलग हैं, तो अब हमें एक साथ वाली ढूंढनी है, यानी ये डी वाली। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी सही है। देखते हैं इसके आंसर को। वो पहले मेरे से गलत दब गया था, तो अब डी तो आप लोगों को पता ही चल गया डी। लेकिन मेरे को मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है कि उन्होंने आंसर नहीं देखा होगा। डी है ना? ठीक है, आया समझ में? तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ पे। अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। किस पे? देखा, मैंने कहा था ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको कितना टाइम लगा? एक बार पैसेज पढ़ा तुरंत हो गया ना। लेकिन वहां क्या होगा? वहां क्वेश्चन पहले पढ़ना फिर पैसेज, आपको तुरंत आंसर मिलते चले जाएंगे। ये ट्रिक आप आजमा के देखना। One November afternoon, a child came to Ryder's Lighthouse Studio. एक बच्चा था, वो राइडर्स लाइट हाउस पे, नवंबर की बात है ये, नवंबर दोपहर की बात है, ये लिखा हुआ नवंबर दोपहर की बात है। और वो राइडर्स लाइट हाउस पे स्टूडियो पे आया, एक बच्चा आया। कौन आया? अ चाइल्ड। शी वॉज अबाउट 12, यानी वो चाइल्ड क्या थी? लेडी थी, लड़की थी, छोटी बच्ची थी।
शी वॉज अबाउट 12, और उम्र क्या थी उसकी? 12 साल की उम्र थी। देखो मैं जैसे 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 मैं टिक कर रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में करना होता है। स्लेंडर थी, डर्टी थी। स्लेंडर का मतलब उसके कपड़े फटे हुए ऐसे कुछ लगा लो भाई, पुअर स्टेट में थी, ठीक है। डर्टी यानी मतलब मिट्टी लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी, उसके कपड़े डर्टी थे। नर्वस थी, बहुत घबराई हुई थी। टिमिड थी, डरी हुई थी, ठीक है। कैसी थी? नर्वस थी और टिमिड थी। इन हर आर्म शी कैरिड समथिंग, उसके हाथों में कुछ था। उसके हाथों में क्या था? उसके हाथों में कुछ था। She was desperately afraid of the ugly man she had come to see. वो देखो, जिसके पास वो आई थी वो उससे ऑलरेडी क्या थी? डर रही थी। जिसके पास वो मदद मांगने आई थी वो उससे डर रही थी, ठीक है। अगली मैन, यहां पर उस आदमी को कैसा दर्शाया गया है? अगली मैन के समान, ठीक है। बट शी हैड हर्ड समवेयर दैट दिस मैन वुड हील इंजर्ड थिंग, लेकिन उसने कहीं सुना था कि वो जो आदमी था वो क्या कर सकता था? किसी भी चोट को हील कर सकता था, यानी जो भी चोट है उसे ठीक कर सकता था। यही है इसका। द मैन्स वॉइस वॉज डीप, आदमी की जो आवाज थी वो बहुत गहरी थी। एंड काइंड, डीप थी और कैसी थी? काइंड थी। वेन ही स्पोक टू हर, जब उसने उससे बात करी। वॉट इज इट चाइल्ड, क्या बात है बेटा? शी स्टेप्ड फॉरवर्ड टिमिडली, वो डरी हुई घबराई हुई उसके पास आई। एंड इन हर आर्म्स वॉज अ लार्ज व्हाइट बर्ड, अब उसने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में क्या था? लार्ज व्हाइट बर्ड विच वॉज क्वाइट स्टिल, जो बिल्कुल शांत था। क्वाइट स्टिल का क्या मतलब होता है? शांत होना। देयर वॉज स्टेन्स ऑफ ब्लड, यानी उसके ऊपर धब्बे थे, किसके? खून के धब्बे थे। ऑन इट्स व्हाइटनेस, यानी वो बर्ड तो था बिल्कुल सफेद, प्योर नेचर, कामिटी, ओके। लेकिन उसके ऊपर जो स्पॉट्स थे वो कैसे थे? ब्लड के, खून के धब्बे थे। द गर्ल प्लेस्ड इट इन हिज आर्म्स, उसने उसको अपने हाथों में उठा रखा था। आई फाउंड इट सर, मुझे ये मिली है। इट हर्ट, इज इट स्टिल अलाइव, इसको दुखता है, मतलब मेरे को भी दुखता है। देखो यहाँ दो बातें आ रही हैं कि इसको भी दुख रहा है, मेरे को भी दुख रहा है ना। ये क्या कहता है? इज इट स्टिल अलाइव, क्या ये बची हुई है? यस यस आई थिंक सो, वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इज इट स्टिल अलाइव है, ये बात पूछता है राइडर, और वो लड़की कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये जिंदा है। राइडर वेंट इनसाइड विद द बर्ड इन हिज आर्म्स, राइडर जो है वो बर्ड को लेकर अपने आर्म्स में अंदर जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां क्या था? द गर्ल प्लेस इट इन हिज आर्म्स। अब देखिए यहां पर उसने क्या किया था? गर्ल को उसके हाथों में रखा था। किसके? अपने हाथों से निकालकर किसके हाथों में? उसके हाथों में दिया था। आई फाउंड इट सर, इट इज हर्ट, इट इज स्टिल अलाइव। तो वो राइडर से पूछती है कि क्या वो वाकई में जिंदा है, मतलब पक्षी मरा तो नहीं है? तो राइडर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल है। राइडर कहता है, उसके हाथ में आ गई ना बर्ड, तो वो कहता है कि मैंने वो देखा नहीं कि हिज लगा हुआ है, यहाँ हिज लगा हुआ है। बेटा देखो यही तो गलती हम लोग करते हैं, हिज, मेरे से गलती हो सकती, तो आप भी, आप तो बच्चे हो। यस यस आई थिंक सो। रेडास वेंट इनसाइड विद द बर्ड इन हिज आर्म्स। अब रेडार क्या करता है? वो अंदर जाता है पक्षी को लेकर। ही प्लेस्ड इट अपॉन अ टेबल, वो कहां रखता है? उसको टेबल पे रखता है। द गर्ल फ्लावर्ड, अब वहां पर क्या है? गर्ल वहां पर बैठी हुई है। द बर्ड फ्लटर्ड, अब गर्ल वहां पर थोड़ी सी, मतलब जैसे ही बर्ड जो वहां से अंदर ऐसे पंखों की आवाज आती है तो गर्ल भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। राइडा स्प्रेड वन ऑफ इट्स लार्ज व्हाइट विंग्स, वो उसके एक पंख को फैला देता है। चाइल्ड वेयर डिड यू फाइंड इट, बच्चे तुम्हें ये पक्षी मिला कहां से? इन द वॉश सर, हंटर्स हैड बिन देयर, यानी ये क्या? वॉश क्या था? ये किसी तरह के पॉन्ड को दर्शाता है, या शिकार किया गया था तो ये कहीं आकर पानी के थोड़े से, जहां पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो रखा हो वहां आके गिर गया हो। हंटर्स हैड बिन देयर, वहां पर हंटर भी थे, शिकारी भी थे। इट इज स्नोई गूस फ्रॉम कनाडा, वो कौन था जो पक्षी जिसकी बात चल रही है, जो उसके जिसके ऊपर ब्लड के स्ट्रेन थे, या जो जिसको लेकर लड़की आई थी, वो था गूस था, स्नो गूस था। कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। बट हाउ डिड इट गेट हियर, वो यहां कैसे आया? द गर्ल्स आईज वर फिक्स्ड ऑन द इंजर्ड बर्ड, लड़की की आंखें जो थी वो अभी भी इंजर्ड पक्षी पर अटकी हुई थी, ठीक है। शी सेड कैन यू हील इट सर, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। यस सेड राइडर, राइडर ने कहा हाँ बिल्कुल, वी विल ट्राई, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। यू कैन हेल्प मी, शी हैज बीन शॉट, पुअर थिंग, हर लेग इज ब्रोकन एंड द विंग टू। और उसने उसको कहा कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, इसको गोली लगी है, इसके पैर भी जख्मी है और इसके विंग्स भी जख्मी है ना, इसको गोली लगी है, इसके पैर और विंग्स जख्मी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? यानी पूरी स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जो कि एक पक्षी को लेकर आती है, और पक्षी को लेकर वो उस राइडर के नाम के व्यक्ति के पास जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसे पता था कि वो उसे ठीक कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे ठीक कर सकता है, और वहां जाके उनकी बातचीत होती है। यही हमारा पैसेज है। चलिए, हाउ हैड द बर्ड बीन इंजर्ड, बर्ड वहां पर कैसे इंजर्ड हो गई थी? आपने लास्ट ही कुछ लाइनों में पढ़ा होगा, वाइल फ्लाइंग थ्रू द वुड्स, क्योंकि वो वुड से जा रही थी, कांटे लग गए थे, नहीं। बाय वाइल्ड एनिमल, जानवरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, नहीं। शी हैड बीन शॉट बाय हंटर्स, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कहां था हंटर्स, ये रहा। वेयर डिड यू फाइंड इट? इन द वॉश सर, हंटर्स हैड बीन देयर। और फिर वो क्या कहता है? ये तो गूज है, और ये शॉट का हमें कहां से पता चला? लास्ट लाइन देखो, शी हैज बीन शॉट,
शी हैज बीन शॉट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। तो यानी आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हम आंसर को चेक करें? बिल्कुल सी हो गया ना। द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज क्लियरली मेंशंस दैट द बर्ड हैज बीन शॉट। सेकंड पे आइए, विच ऑफ द फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स द गर्ल। देखिए यहां पर गर्ल के बारे में बताया गया है। अब मैंने जो मेरी वाली ट्रिक थी वो यहां पर काम आती है। क्या? मैसेज। याद आया आपको कुछ? यानी वो कहाँ मिलता है? या तो आपको लास्ट में मिलता है, या यहाँ मिलता है लास्ट में, या फर्स्ट मिलता है, या मिडल में मिलता है। तो आप देखते हैं क्या मेरी ट्रिक काम करेगी। वो लड़की कैसी थी? लाउड एंड फोर्सफुल थी, स्लेंडर एंड डर्टी थी, शाई एंड क्लीन थी, या बोल्ड एंड ब्रीव थी। देखते हैं चले क्या मेरी ट्रिक काम करेगी, देखते हैं। पहले हम लास्ट लाइनों पे चलते हैं। लास्ट लाइनों मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। 1 नवंबर आफ्टरनून चाइल्ड केम टू राइडर हाउस, शी वाज अबाउट 12, स्लेंडर, डर्टी। बिल्कुल शुरू की 2 लाइनों में आपको ट्रिक मिल गई। ठीक है, जेन्युइन सी बात होती है, लेकिन हम कॉमन सेंस लगाना पसंद नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें आंसर मिल जाए। तो बेटा कहीं ना कहीं से तो ट्रिक मारा करो। क्या मारा करो? ट्रिक मारा करो। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चलता है आपको? लड़की कैसी थी? स्लेंडर और डर्टी थी। कैसी थी लड़की? स्लेंडर और डर्टी थी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आया आपको आंसर? चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। वेयर डिड राइडर्स लीव। राइडर जो था वो कहाँ रहता था? अब इसका आंसर देखेंगे। इन अ कैबिन बाय द मार्श, एन ओल्ड कॉटेज, इन अ लाइट हाउस, इन अ बार्न। अब देखिए, अब पैसेज पे चलते हैं। पैसेज पे चलते हैं। 1 नवंबर आफ्टरनून अ चाइल्ड केम टू राइडर्स लाइट हाउस। देखिए पहली लाइन में आंसर है। राइडर का क्या था? लाइट हाउस था। क्या था राइडर का? लाइट हाउस था। तो यानी वो कहाँ रहता होगा? लाइट हाउस में। आपको पता है लाइट हाउस क्या होता है? जो शिप होती है ना, ओशन पे शिप्स वगैरह चलती हैं, वो क्या करती हैं? वो कई बार ना जैसे लाइट्स पास करती रहती है रात के समय में। वो क्या करती हैं? उनके लाइट्स लगी होती हैं और वो लाइट से अपने डायरेक्शन का वो करती हैं। ठीक है, निरीक्षण करती हैं। अब क्या होता है, कई बार दे फॉरगेट देयर डायरेक्शंस, वो किसी कारणवश अपना डायरेक्शन भूल जाती हैं। तो वहां उनकी हेल्प कौन करता है? लाइट हाउस करता है। लाइट हाउस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ एक स्क्रीन ले लेते हैं हम। लाइट हाउस क्या होता है? क्या होता है लाइट हाउस? देखिए पानी है, पानी के बीच में ऐसे छोटा सा आइलैंड होगा और एक ऐसे खड़ा होता है, उसको बोलते हैं लाइट हाउस। यहाँ पर इसके बड़ी सी बेल होती है, कुछ होता है, यहाँ से ये लाइट गिरता रहता है। क्या गिरता रहता है? लाइट गिरता रहता है। यहाँ से शिप आ रही है, सपोज करो यहाँ से शिप आ रही है, ये अपना रास्ता भटक गई थी। तो अब क्या होगा? रास्ता नहीं भटकेगी, क्योंकि इसको इसकी लाइट दिख जाएगी, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो बेसिकली ये किसका काम करती है? डायरेक्शंस का काम करती है। आ गया समझ में आपको? चलिए आइए चलते हैं अब। तो अब हमें आंसर मिल गया होगा उसका। चलिए, वेयर डिड राइडर्स लीव। क्या वो कैबिन बाय मार्श में रहता था या ओल्ड कॉटेज में रहता था? हमने पहली लाइन में पढ़ा वो कहाँ रहता था? लाइट हाउस में रहता था, क्योंकि पहली लाइन कहती है राइडर्स लाइट हाउस। क्या कहती है पहली लाइन? राइडर्स लाइट हाउस। तो कहाँ रहता था? लाइट हाउस में रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू राइडर। लड़की जो थी उस पक्षी को राइडर के पास क्यों लेके गई थी? राइडर के पास क्यों लेके गई थी? सो दैट ही वुड टेल हर हंटर्स एड्रेस। वो इसलिए लेके गई थी ताकि वो उसके हंटर का, ये कैसे पॉसिबल है भाई? जिससे पास वो ठीक करवाने के लिए लेके जा रही है, जिसके पास वो लेके गई है, वो कहती है कि भाई वो उसको हंटर्स का एड्रेस बता देगा। भाई हंटर्स एड्रेस बता दो, मैं उनको जाके मारूंगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सो दैट ही वुड टेल हर व्हाट टू डू। वो उसको बता सके कि तुम्हें इस पक्षी के साथ क्या करना चाहिए, तुम्हें इसे खेलना चाहिए, खाना चाहिए पका के, या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो दैट ही वुड हील इट, ताकि वो उसे हील कर सके। सो दैट ही वुड सेंड इट टू वेयर इट कम फ्रॉम, ताकि वो उसे भेज सके। और कहां से आया था? कनाडा से। पक्षी कहां से आया था? कनाडा से आया था। पक्षी कहां से आया था? कनाडा से आया था पक्षी, है ना। ये बात आपको कहां से पता चली थी? लास्ट में कहीं पता चली थी। तो देखते हैं अभी हम इसको भी देखते हैं, इसके आंसर को क्या है। यहां से हम पढ़ते हैं, शी वॉज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ द अगली मैन शी हैड कम टू सी, बट शी हैड हर्ड समवेयर दैट दिस मैन वुड हील इंज्योर्ड थिंग्स। वो वहां क्यों आई थी? क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी इंज्योर्ड, यानी जो चोट खाई चीजें हैं, या चोट खाए पक्षी, चोट खाए जानवर, उनको क्या कर सकता है? हील कर सकता है। क्या कर सकता है? हील कर सकता है। देखिए वो लाइट हाउस पे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसको पता था कि ये उसे हील कर सकता है, इसलिए। अब क्या हमारा ए ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। बी होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास बचता क्या है? डी भी सही नहीं होगा। तो हमारे पास बचता है क्या? सी। क्या बचता है हमारे पास? सो दैट ही वुड हील इट, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि वो जानवरों को ठीक कर सकता है, इसलिए वो वहां पर हील करने के लिए आई थी। तो ये था आपके 2 पैसेजेस। अब आपने क्या सीखा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास टाइम था, हम लोगों ने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन के साथ किया गया है, ठीक है। लेकिन आप पेपर में बैठेंगे तो आप खुद महसूस करते हो वहां का एनवायरमेंट और हमारे घर का एनवायरमेंट अलग होता है, ठीक है। इवन हम जहां पर खेलने भी जाते हैं वहां का एनवायरमेंट भी अलग होता है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चंस,
then read out the passage, tick the right tick the main points, and then tick the right options. What you have to do, tick the right option. So these were the two passages. हम एक दो क्लास और इसके ऊपर ले लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर दो तीन क्लास क्लॉजेस के ऊपर ले लेंगे, क्लॉज की और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हमारी यहां से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ और ट्रिक्स पता है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ और भी हो सकता है, तो आप ज़रूर मेंशन कर हमें बताएं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो भी मेंशन बताएं। और अगर इस कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है कि मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे ये नहीं समझ में आता, तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन ईजिली प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।